गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पाठ 15 नीलकंठ पढ़ रहे थे। आगे हम पढ़ेंगे। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुंह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची की स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने यानी सतर्क कानों ने मंद स्वर यानी धीमा स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे से नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकला तो आया, परंतु निश्चेष्ट यानी बिना हिले डुले बेहोश सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपना मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब भी पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता यानी गर्मी देता रहा। कार्तिक ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। कार्तिक कौन थे? भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र थे और उनका जो वाहन था वो कौन था? मयूर। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, यानी मयूर कौन है? जिसे कलाप्रिय है और वह वीर है, हिंसक मात्र नहीं है। इसी से उसे वाद चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। क्रूर कर्म यानी हिंसक कर्म वाला है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था तब उसे नृत्य में एक सहजता लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था। सम यानी ताल पर। यानी मयूर की जातिगत विशेषताएं क्या थी कि वह वीर था और कला प्रिय था, और उसका मानवीकरण किस तरह से हुआ था कि वह इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर नाचता था, यानी वह दाहिने बाहिने क्रम में घूम घूम कर किसी ताल के ऊपर नाचता रहता था। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में एक छंद रहता था। वह नृत्य मगन नीलकंठ की दाहिने ओर पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकर और छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। मंडलाकार यानी गोल घेरा, भंगिमा यानी मुद्रा। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। नृत्य भंगिमा यानी जो मुद्रा थी वह रोजाना का क्रम बन गई कि वह उसी मुद्रा में खड़ा रहता।
प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। विस्मयाभिभूत होना यानी आश्चर्यचकित होना, यानी लेखिका के साथ जब घर पर उनके देशी और विदेशी मेहमान उनके साथ आते थे तब नीलकंठ की इस मुद्रा को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाते थे। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चौथ से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले हौले यानी धीरे धीरे उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक से उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे। यानी उस मोर को, नीलकंठ को कौन से वृक्ष अच्छे लगते थे? जो पुष्पित हों यानी खिले हुए हों, और पल्लवित हो यानी जो पत्तों से भरे हुए हों। बसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता था, तब जाली घर में वह इतना अस्थिर उठता था कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूंज अनगूंज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। यानी राधा और नीलकंठ की सबसे प्रिय ऋतु कौन सी थी? वर्षा। और वह इसको कैसे पहचान पाते थे कि मेघों की जो आहट होती थी वो उसे हवा के माध्यम से पहचान लेते थे। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन में नृत्य का आरंभ होता और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता। यानी इन सब की तीव्रता जितनी बढ़ती और उतना ही वह नृत्य में भी उनका वेग बढ़ता जाता, यानी उन्हें और नाचने में आनंद आता। और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाहें पर बायां पंख फैलाकर सुखाता। कभी कभी वे दोनों एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बस उठा, यह भी एक करुण कथा है। एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास खोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मुंह से बंधे दोनों पंजों की अंगुलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थीं कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरु जी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप ना आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उस अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना और पंजों की मरहम पट्टी देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। अंगुलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रहीं, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। और नाम के अनुरूप
वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई।